नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा का सार विषय पर चर्चा करेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा, जैसा कि आपको पता है, अत्यंत संस्कृतनिष्ठ भाषा में लिखी हुई है, अतः इसे समझना इतना आसान नहीं है। किंतु यदि हम इसके सार को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें इसको पढ़ने पर समझने में बहुत आसानी भी होती है। तो बच्चों, आज मैं आपको इस आत्मकथा का सार बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है, आत्मकथा का अर्थ होता है स्वयं की कथा, किंतु यहाँ पर बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, जो कि बाणभट्ट के ऊपर लिखी हुई है। इसके का जो कथामुख है उसमें 68 वर्षीय मिस कैथराइन का भी जिक्र है, जो कि ऑस्ट्रिया से आई थी। इससे यह आभास होता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा पर मिस कैथराइन के जीवन दर्शन का भी कहीं न कहीं हमको प्रभाव हो सकता है, क्योंकि मिस कैथराइन, जो कि भारत भ्रमण के दौरान पाई हुई पांडुलिपि को लेखक को सौंप देती हैं, किंतु इनका उल्लेख या तो आत्मकथा के कथामुख में है अथवा इसके अंत में पत्र के रूप में है। पूरी जो कथा है वह 20 उच्छ्वासों में है। उच्छ्वास का अर्थ हम यहाँ पर सर्ग से भी ले सकते हैं। कहानी 7वीं शताब्दी की है, जबकि हर्षवर्धन का राज्य था। इस कथा में इतिहास व कल्पना का मिश्रण है, जिसमें कल्पना की हमको अधिकता देखने को मिलती है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज्य में सभा पंडित हुआ करते थे। हर्षकालीन समाज का इसमें चित्रण है और उस समय की और सभ्यता और संस्कृति का भी हमको इससे पता चलता है। बाणभट्ट को के बारे में जब इस कथा में बताया गया है तो बाणभट्ट को ऐसा बताया गया है कि उन्हें घूमने का बहुत शौक था, अनेक विधाओं का उन्हें ज्ञान था। कहानी का प्रारंभ यहाँ से होता है कि बाणभट्ट सोचते हैं कि क्यों न मैं कृष्णवर्धन के पुत्र जन्म के अवसर पर बधाई दे आऊँ, और वे स्थनावीश्वर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वे निपुणिका से मिलते हैं, जो कि पान की दुकान पर बैठी पान बेच रही होती है। निपुणिका को देखते ही वह बाणभट्ट को पहचानी हुई सी लगती है। वे पहचानने की कोशिश करने लगते हैं। अचानक बाणभट्ट को ध्यान आता है कि अरे, यह तो न्यूनिया है, जो कि उसका एक प्राकृत नाम था। उसे याद आता है कि वह उसे उज्जैनी में मिली थी तथा वह उसी की नाट्य मंडली में थी। वह गरीब थी तथा छोटी जाति की होने के कारण अस्पृश्य थी। बाणभट्ट क्योंकि स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे, वे नारी को देव मंदिर मानते थे। किंतु एक दिन बाणभट्ट को ये ध्यान आता है कि किस तरह से निपुणिका, जिसे कि वे न्यूनिया कहते थे, किस तरह वह उज्जैनी से उनसे बिछड़ी थी। वे याद करते हैं कि एक दिन अनायास ही निपुणिका की भावभंगिमा को देखकर बाणभट्ट को मालविकाग्निमित्र की मालविका की याद आ गई और वे खिलखिलाकर हंस पड़े। निपुणिका शायद उनका हंसना बर्दाश्त नहीं कर सकी तथा वहाँ से चली गई। आज इतने लंबे अंतराल के बाद वे निपुणिका को देख करके प्रसन्न होते हैं और निपुणिका के मन में भी बाणभट्ट के प्रति उतना ही सम्मान था जितना कि पहले था। आज जब निपुणिका बाणभट्ट से मिलती है तो वह बाणभट्ट से आग्रह करती है कि एक देव मंदिर का उद्धार करना है। बाणभट्ट समझ जाता है, क्योंकि बाणभट्ट नारी को देव मंदिर मानते थे। वह समझ जाता है कि संभवतः वह किसी नारी की रक्षा की बात कह रही है। असल में छोटा राजकुल से राजकुमारी को
बचाना होता है। छोटा राजकुल का राजा बहुत व्यसनी था। निपुणिका उससे राजकुमारी को बचाना चाहती थी। उसी दिन राजकुल में उत्सव भी मनाया जाना था। निपुणिका इसे एक अनुकूल अवसर मान करके और इस अवसर का चयन करती है। वह बाणभट्ट को अपनी सखी बनाकर अर्थात स्त्री वेश में उस उत्सव में ले जाती है, राजकुमारी से मिलवाती है। जब राजकुमारी का बाणभट्ट से परिचय होता है तो पहले तो वह संकोच करती है, लेकिन बाद में वह बाणभट्ट की बात भी मानती है तथा उसके ऊपर पूरा विश्वास भी करती है। निपुणिका और बाणभट्ट मिलकर के उसे बचाते हैं। राजकुमारी को पता चलता है कि पास ही उसके पिता के मित्र सुगतभद्र हैं। राजकुमारी बाणभट्ट से आग्रह करती है कि उसे उसके पिता के मित्र के पास पहुंचा दे, और वहां पहुंचकर बाणभट्ट को पता चलता है कि यह तो वर्मिलिंद की कन्या है और यह अभी जिंदा है। सोचकर सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। निपुणिका राजकुमारी को भट्टिनी कहकर संबोधित करती है, जिसका कि अभिप्राय होता है आदरणीय महिला। महिला जो कि आदर पाने की हकदार हो, जो कि सम्मान पाने की हकदार हो, अर्थात वह उससे बहुत सम्मानजनक दृष्टि से देखती है। कृष्णदेव जो कि यहाँ के राजा होते हैं, उनकी मदद से राजकुमारी को उसके पिता तक पहुँचाने की बात होती है। यह बात राजकुमारी को अच्छी नहीं लगती है कि उसी राजवंश के राजा ने उसे कैद करके रखा था और अब इससे सहायता लेना किसी भी प्रकार ठीक नहीं है। वह स्पष्ट मना कर देती है। बाणभट्ट भी उसकी मनःस्थिति को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, किंतु कृष्णदेव को जब इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख भी होता है और बुरा भी लगता है, और वे कहते हैं कि राजकुमारी के लिए तो मैं भाई के समान हूँ। लेकिन जब कृष्णदेव को इस बात का पता चलता है कि राजकुमारी के मन में यह बात क्यों है, अर्थात जब वास्तविकता का पता चलता है, तो वे भी राजकुमारी की मनःस्थिति से परिचित हो जाते हैं और इस भावना को स्वाभाविक मानते हैं। वे तीनों के मगध जाने की तैयारी हो जाती है। रास्ते में ही उनकी मुलाकात भैरव बाबा और महामाया से होती है। दोनों ही पात्र प्रतीकात्मक हैं। बाणभट्ट जो हैं वे उनके मन की जो दशा होती है उसको ये दोनों पात्र एक तरह से प्रकट करते हैं। बाणभट्ट और राजकुमारी में भी परस्पर आकर्षण का भाव पैदा होता है। निपुणिका तो पहले से ही बाणभट्ट से प्रेम करती है और इस प्रकार यह प्रेम त्रिकोणीय हो जाता है। निपुणिका को पता चलता है कि राजकुमारी बाणभट्ट से प्रेम करती है और राजकुमारी को भी पता था कि निपुणिका बाणभट्ट से प्रेम करती है, किंतु इस त्रिकोणीय प्रेम में कहीं भी ईर्ष्या या वासना का लेश मात्र भी नहीं होता है। कृष्णदेव के कहे अनुसार बाणभट्ट निपुणिका व राजकुमारी को भद्रेश्वर में सुरक्षित छोड़ देते हैं तथा स्वयं स्थर्णवीश्वर आ जाते हैं। स्थर्णवीश्वर में हर्षवर्धन के राज्य में हर्षवर्धन बाणभट्ट को लेकर के बहुत सी गलतफहमियों के शिकार होते हैं, जो कि बाणभट्ट के रहते हुए धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। हर्षवर्धन बाणभट्ट से बहुत प्रभावित होते हैं और बाणभट्ट को अपने राज्य में सम्मानजनक स्थान देते हैं। बाणभट्ट उनके राज्य में रह करके कारमी हर्षचरित की भी रचना करते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर रत्नावली नाटक खेला जाने वाला होता है, जिसमें कि वासवदत्ता रत्नावली का हाथ नायक के हाथ में देती है तथा प्राण त्याग देती है। यह इस नाटक में होता है। इस नाटक में उसी दिन वासवदत्ता का अभिनय निपुणिका करती है और रत्नावली की भूमिका चारुस्मिता कर रही होती है और राजा स्वयं बाणभट्ट बनता है। अभिनय बहुत सुंदर होता है। वासवदत्ता बनी हुई निपुणिका
तो मानो इस नाटक में स्वयं को खोलकर ही रख देती हैं। अंतिम दृश्य में जब वह रत्नावली का हाथ बाणभट्ट के हाथ में देने लगती है तो वह सचमुच ही अत्यंत विचलित हो जाती है। वह सिर से पैर तक सिहर जाती है। उसके शरीर की एक एक शिरा शिथिल हो जाती है और भरत वाक्य समाप्त होते होते वह धरती पर लौट जाती है। लोग साधु साधु की आनंद ध्वनि करने लगते हैं और उधर निपुणिका के प्राण निकल रहे होते हैं। भट्टिनी दौड़कर उसका सिर अपनी गोद में ले लेती है तथा वह चिल्ला उठती है, हाय भट्ट, अभागिनी का अभिनय आज समाप्त हो गया। उसने प्रेम की दो दिशाओं को एक सूत्र कर दिया। भट्टिनी पछाड़ खाकर निपुणिका के मृत शरीर पर लौट पड़ती है और कहने लगती है कि अभिनय करके जिसे पाया था, अभिनय करके ही उसे खो दिया। निपुणिका का श्राद्ध समाप्त होते ही आचार्य भर्वुपाद ने बाणभट्ट को जाने की आज्ञा दे दी तथा उनका स्पष्ट आदेश था कि भट्टिनी यहीं पर रहेगी, अर्थात स्थणवीश्वर में ही रहेगी। किंतु भट्टिनी और बाणभट्ट के बीच प्रेम होता है, आकर्षण होता है, लेकिन यहाँ पर भी हमको प्रेम का सात्विक रूप ही दिखाई देता है। जाते समय वह बाणभट्ट से कहती है कि जल्दी ही लौटना, और बाणभट्ट इसके उत्तर में बस इतना ही कहते हैं, फिर क्या मिलना होगा, और उपन्यास समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, यह था इस उपन्यास का सारांश या इस उपन्यास का सार, जो कि आपको बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास समझने में बहुत मदद करेगा। आशा है आपको यह बाणभट्ट की आत्मकथा का सार ठीक से समझ आ गया होगा और अब आप इस बाणभट्ट की आत्मकथा को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना। आगे हम इसकी व्याख्याएं भी करेंगे और इसके ऊपर और भी तरह से हम इसके ऊपर दृष्टिपात करेंगे, जिस प्रकार की इसके और कौन कौन से पात्र हैं, उन पात्रों का चरित्र चित्रण है, उन पात्रों की महत्ता क्या है, इस सब के बारे में हम आगे के व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।